आज हम एवरीथिंग अबाउट पंजाब डिस्कस करने जा रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, पर उससे पहले एक हड़कंप मचा हुआ है सतलुज मूवी को लेके। उसके बाद उस समय के डीजीपी केपीएस गिल को लेके। उसके बाद यूएस ने इंडाइट किया है एक पंजाब पुलिस के एसएचओ को, उसको लेके। उसके बाद सवाल उठ रहा है कि निज्जर, जिसको कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत को ब्लेम कर रहा था और कह रहा था क्रेडिबल सोर्सेज हैं, अब यूएस बोलता है एक इंटरनेशनल माफिया, एक गैंग वॉर का हिस्सा हो सकते हैं। और उसके साथ जब ये सारी चीजें जुड़ती हैं तो आपको पता है चुनावी माहौल आ चुका है, तो इसका पॉलिटिकल असर क्या होने जा रहा है। और ये सब के अंदर डीप डाइव करने के लिए, समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं रमनीत सिंह मान जी, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, तो ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है। थैंक यू मान साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग अगेन। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। ईश्वरन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, अमेरिका की बात करें तो उससे पहले मुझे लगता है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी आती है सतलुज, जो काफी देर सेंसर बोर्ड में फंसी रहती है, 2 दिन के लिए आती है और उसके बाद एक पूरी डिबेट शुरू हो गई है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पंजाब पुलिस, किस तरह ये मूवी आई, किस तरह ये मूवी बैन हुई और क्यों बैन हुई। इसके पहले तो बैन से शुरू करता हूँ, फिर कुछ रियलिटीज पे आता हूँ। क्या आपको लगता है ये मूवी बैन होनी चाहिए थी? जो लोग बैन कर रहे हैं, जो बैन के फेवर में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, भावनाएं भड़केंगी, पंजाब फिर से वो डार्क एरा में जाएगा और फिर से वो वहां पे जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है वो शुरू होगा। सो आपका क्या व्यू है इस मूवी को बैन को लेके, पहले अगर वहां से शुरू करें। देखिए, पहला 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 पॉइंट तो ये है कि आप ना ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो भारतीय ऑडियंस है, जो पंजाबी ऑडियंस है, उनकी मैच्योरिटी को, उनकी परिपक्वता को आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये आपको बताऊं कि पंजाब ने वो काला दौर देखा हुआ है, लेट 70s से लेके और लेट 90s के बीच का वो जो 2 दहाके निकले हैं, उसमें क्या मारकाट नहीं देखी पंजाब ने। पंजाब हैज सीन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। और ऐसा नहीं कि पंजाब ने पहली बार ये बुरा वक्त देखा है। ऐसे तो अंग्रेजों के दौर में, मुगलों के दौर में पंजाब ने निरंतर संताप हटाया, बट आजाद भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे काला दौर था। और रिसेंट मेमोरी के अंदर कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 30-40 साल पुरानी बातें हैं। तो ये चीजें बड़ी फ्रेश है अभी भी लोगों के माइंड में। हाँ, जो नई जनरेशन है, जिसको हम जेन जी और उसके बाद की कह देते हैं जनरेशन, उनको इतना नहीं पता इसके बारे में, बट दे हैव आल्सो रेड एंड दे हैव अंडरस्टूड कि क्या है। और मैं एक बात आपको बड़े वाजे बता देता हूं कि पंजाब इज नॉट विलिंग टू स्लिप बैक इनटू दैट एरा इन दैट टाइम। पर ये आप समझ लीजिए, एवरी पंजाबी नोज की उसकी कॉस्ट एंड इम्प्लीकेशन क्या है। जो आज पंजाब में आप स्थिरता देख रहे हैं, आज वहां पे शांति देख रहे हैं, पीस देख रहे हैं, वो बहुत हार्ड अर्नड पीस है। वो बहुत हार्ड अर्नड है, उसमें खून बहे हैं, उसमें जाने गई हैं, मतलब उसमें इंसानी कीमत अदा करी है, उसके बाद वो शांति मिली है। तो पंजाब डिजर्व्स पीस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पंजाब ऑल्सो डिजर्व्स अ हीलिंग टच। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठाना चाहिए था, वो अभी भी देर नहीं हुई बिठाने के लिए, बट अब बहुत सारा कहते हैं ना, पानी गंगा से वग गया है, तो इट्स ऑलरेडी द लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन द रिवर गैंजेस। अभी जिन अब आप ये देखिए ना कि जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं, वो तो फिर भी स्टेप फॉरवर्ड करके आ जाएंगे, पर जिन लड़कियों के साथ उस वक्त जबरदस्ती हुई, धक्का हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुए, वो आज दादियां और नानियां हैं वो लड़कियां। तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आके अपनी यथा आपके आगे रखेंगे या बताएंगे। आप छोड़ दीजिए उसको, वो बहुत टाइम पहले कर लेना चाहिए था। और सच्चाई एक और है ईश्वरन, कि जिस वक्त 1997 में प्रकाश सिंह बादल की लेड अकाली गवर्नमेंट आई पंजाब में, उन्होंने ये सारे वायदे किए थे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और ये जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ, और एक पब्लिक कमीशन बिठाना और उसके अंदर ये सारे केसेस को आइडेंटिफाई करना। आप बिलीव करेंगे, एक अमाउंट जो है उस जमाने में 7200 करोड़ रुपया, वो भी अलग रख दिया था कि कंपनसेशन देने के लिए। कुछ भी नहीं हुआ, दे टर्न बैक। और उस वक्त जस्टिस कुलदीप सिंह होते थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। उन्होंने एक पब्लिक कमीशन बिठाया। उस पब्लिक कमीशन की पहली हेयरिंग पंजाब सरकार के एक बिल्डिंग में रखी। उस बिल्डिंग की जो अलॉटमेंट थी उनको एक दिन के लिए, उस मीटिंग के लिए, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दी कि इनकी बैठक ना हो पाए। और मैं ये बात कर रहा हूँ प्रकाश सिंह बादल की सरकार की। और उसके बाद सेक्टर 34 का जो गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब की बेसमेंट में वो पब्लिक कमीशन की हियरिंग हुई पहली। उस हियरिंग में 5000 से ज्यादा केस आए, और पहली हियरिंग में 500 से ऊपर उसमें हियरिंग में केसेस लिस्ट भी हुए, सुने भी गए।
अब आप हैरान होंगे कि तत्कालीन पंजाब सरकार ने एजी ऑफिस के थ्रू हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई कि ये पब्लिक हियरिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो 3 जजेस हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह, एक कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड थे, एक महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड थे, इन तीनों की ये जो पब्लिक कमीशन थी, ये हियरिंग करने की इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ली, उसके बाद वो काम रुका और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आप 1 साल से पुराना कोई केस नहीं हियर कर सकते। और 1 साल में तो हुआ ही कुछ नहीं था। तो ये इस किस्म से जो कॉन्स्पिरेसीज है, चाहे वो काली गवर्नमेंट थी, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट जिसकी वॉच में सारा कुछ हुआ, ये चीजें एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से छुपाई गई हैं और ढकी गई हैं। और अकालियों ने तो बाद में सुमेध सैनी, जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटर इन चीफ ऑफ पंजाबी यूथ, उसको उन्होंने डीजीपी के पद से नवाजा, सुमेध सैनी को। और जब इन्होंने ओपनली कहा था कि भी जो जो अफसर हैं जिन्होंने ये धक्के करे हैं बच्चों के साथ, जिन्होंने फेक एनकाउंटर्स करे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करी है, उनके खिलाफ हम मुकदमे करेंगे। सो ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये भी है कि आपको पता होगा कि मोगे में, आपको पता होगा कि अबोहर में और कई जगह ट्रेनें रुकवाई गई, उनमें से हिंदुओं को उतार के पहलगाम स्टाइल में एग्जीक्यूट किया गया। ऐसे ही बसों से उतार के हिंदुओं को एग्जीक्यूट किया गया और बार बार कॉल दी जाती थी कि हम 5,000 हिंदू मार देंगे, हम 10,000 हिंदू मार देंगे। दैट वाज द थ्रेट व्हिच वाज गिवन आउट। तो ये जो है, जो दौर था, वो वक्त था, वो आपको क्या लगता है कि एट एनी कॉस्ट पंजाबीज डोंट वांट इट बैक? वो वक्त किसी ने नहीं देखना। नोबडी वांट्स टू सी दैट टाइम बैक अगेन। तो यहां दिस सेटल्स इट कि आप पंजाबियों की मैच्योरिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और अगर आप इसको बैन ना करते तो हो सकता है कि जो लार्जर देन लाइफ इमेज इस पिक्चर की लोग दिखा रहे हैं, या जिस किस्म से ये बात चल रही है कि साहब हम गांव-गांव में स्क्रीनिंग करेंगे और हम हर एक पंजाबी तक इस मूवी को पहुंचाएंगे, दैट प्रोबब्ली वुड नॉट हैव हैपेंड। उसके दो पहलू हैं। एक तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मूवी बैन पे मेरा शुरू से व्यू ये रहा है कि एक बाबरा स्ट्राइसैंड इफेक्ट है। उसके बीच हाउस की जब नया नया इंटरनेट आया था, किसी ने फोटो इंटरनेट पर डाल दी, वो कहा जाता है उसका डाउनलोड था, सिर्फ 200 लोगों ने उस फोटो को डाउनलोड किया था। तो वो मैडम बड़ी हॉलीवुड की स्टार थी, सिंगर थी, वो पहुंच जाती हैं कोर्ट में इंजंक्शन लेने के लिए। वो इंजंक्शन जब कोर्ट जाती है तो सारी मीडिया ने कवर किया कि बारबारा स्ट्रीसेंट का बीच हाउस आ गया जी, नेट के ऊपर, नया नया नेट का जमाना था। तो वो बोलते हैं इतना वायरल हो गया कि उसका नाम पड़ गया स्ट्राइसेंट इफेक्ट। कि कुछ बचाने की कोशिश करो, कुछ दबाने की कोशिश करो, तो फिर लोग क्यूरियोसिटी में ही देखते हैं। तो एक तो चीज ये होगी, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गई है। तो कोर्ट के थ्रू बैन या सरकार के थ्रू बैन बहुत डेंजरस चीज है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक तो उसकी लाइव्स की कॉस्ट है, दूसरी उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आज तक चल रही है। वेयर वाज पंजाब इन 1960s एंड 70s इन जीडीपी पर कैपिटा एक्सेट्रा? जब 20 साल अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी तो इंडस्ट्री भाग जाएगी। उसका परिणाम फिर पूरा यूथ जो बाहर जाना शुरू करेगा, अपने लिए एक एग्जिस्टेंस देखेगा। तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट 20 साल कोई कम टाइम नहीं है। वो 20 साल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आज तक हम झेल रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्लो मूविंग इफेक्ट। और वो हीलिंग जरूरी थी। जैसे आपने 2-3 बातें कही कि कमीशन था, सरकार ही कमीशन के अगेंस्ट गई, तो किया कांग्रेस टाइम में। तो अकालीस को तो सबको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था। जैसे ये खालरा केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अपहेल्ड की, तो आपने क्यों और लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया? क्या सियासत रही? और आज आप घर घर में बीम करके क्या सियासत का रिवाइवल कर रहे हैं? तो उस पॉलिटिकल एंगल्स पे थोड़ा बताइए। नहीं, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसको दे वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। और दूसरी तरफ श्री काल तख्त साहब की तरफ से 2 कॉल्स आई हुई हैं। एक कॉल आई हुई है धर्मयुद्ध मोर्चे की, जो 19 तारीख को इन्होंने ऐलान कर रखा है, और दूसरी इन्होंने कॉल दे रखी है वहीर की, खालसा वहीर की, जो 21 या 26 की इन्होंने जुलाई की कॉल दे रखी है। तो ये दोनों चीजों के साथ अगर आप ये सतलुज को, पंजाब 95 को अगर आप देख लेंगे, देन यू विल फील कि ये एक पुश देने की कोशिश की जा रही है शिरोमणि अकाली दल को। क्योंकि अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले कंक्लूड की है अपनी 40 पॉलिटिकल रैलीज। उन 40 पॉलिटिकल रैलीज के बाद इनको थोड़ा सा पुश मिला था, ये दोबारा नीचे आ गए। तो अगेन दे आर ट्राइंग टू पुश देयर एजेंडा एंड दे विल यूज दिस प्लेटफॉर्म। They will use this platform against the Congress party and against the BJP. Let's be very clear. Against the Congress party, क्यों उन्होंने वो आक्रमण, वो मतलब they have committed those atrocities, ठीक है?
और अगेंस्ट द बीजेपी बिकॉज इन्होंने स्पिगल के ऊपर बैन लगाया है या नहीं लगाया पता नहीं, बट प्रचार यही हो रहा है कि बीजेपी ने बैन लगाया। तो दे विल बी यूजिंग इट वेरी क्लियरली, है ना, अगेंस्ट द बीजेपी एंड अगेंस्ट द कांग्रेस व्हिच इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन राइट नाउ। तो ये मतलब सीधा सीधा दे विल ट्राई टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टेस्ट विद द आम आदमी पार्टी। तो ये तो खैर डेफिनेटली इसमें पॉलिटिक्स चलेगी, और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी तरफ से ये प्रयास कर रही है कि साहब हम इसमें बीजेपी को पेंट करें कि तुमने क्यों इसको बैन किया, ये सच दिखाया जाना चाहिए था, ये बताया जाना चाहिए था, यू नो, विदाउट रियलाइजिंग दैट द प्राइम मिनिस्टर वाज अ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर वाज अ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर। ये ठीक है कि अगस्त में जो है अगस्त में जो है बेन सिंह का असैसिनेशन हो जाता है, और सितंबर में जाके जो है 9 या 10 सितंबर को खालरा जो है, जसवंत सिंह खालरा, इनको पुलिस अबडक्ट करती है। तो उस वक्त भी तो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे हरचरण सिंह बरार, ही वाज आल्सो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, राइट? सो आप मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू कवर योर ट्रेल्स, जब आप अपने ट्रैक ढकने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को ज्यादा एक्सपोज कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ वाइडर ट्रैक। पुराने तो ढक ही रहे हो तुम, जो नए जिस पे चल रहे हो वो भी दिख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। So this is pure politics right now. It is complete politicking, but this opportunity has been fair and squarely given to both these parties by the CBFC. 3 साल से फिल्म तुम्हारे पास पड़ी है, तुमने उसमें 127 कट लगा दिए, रिलीज कर दो, और तुमको लग रहा है कि नहीं रिलीज करनी, देन टर्न इट डाउन कंप्लीटली से कि वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज इट। 127 के बाद तुमको और 10 कट लगाने, मेंशन करोगे 10 कट हमारे को इस टाइम फ्रेम के अंदर लगा के दो। प्रोड्यूसर ने पैसा लगा रखा है, एक्टर ने एक्टिंग कर रखी है, और दे फाउंड अ बाईपास व्हिच इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। इसको कौन सही बोलेगा कि तुम पहले तो सीबीएफसी में गए, वहां से तुमको जो 127 कट लगे, उसके बाद तुम बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए, बिफोर द फाइनल हियरिंग यू विड्रू द केस, यू केम बैक एंड देन यू क्वाइटली लॉन्च्ड इट ऑन Z5 OTT, क्योंकि उस पे सीबीएफसी लागू नहीं होता। So there are more gray areas than black and whites in this. बहुत But ग्रे again, at एरिया the same time, don't truth be told यार, मतलब आपको पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, मत देखो ना। और इतने लोग तो शायद देखते भी ना पिक्चर जितनी ये देखी गई है। अगर पैसा कमाना कमर्शियल एंगल इस पिक्चर का मोटिव होता ना, तो वो 127 कट के बाद वो 10 कट और लगा के पिक्चर रिलीज कर देते। इस पिक्चर का आई एम टेलिंग यू फेयरली कि इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं था, दे हैव बीन पेड सफिशिएंटली, ठीक है, उनका एजेंडा था वो फुलफिल हो गया। ये पंजाब में हर घर में पिक्चर पहुंचेगी अब, और अब इसका पॉलिटिकल असर जो जो होता है वो देखेगा। और बीजेपी में मैं एक बात बोलूंगा, ये बहुत अजीब सी चीज है कि जैसा आपने बोला, और इनफैक्ट आई ट्वीटेड टुडे इन द अर्लियर इन द डे कि भैया 84 से भी जोड़ो, 84 to 95 बीजेपी तो पिक्चर में ही नहीं थी, पंजाब के अंदर गिनती में ही नहीं थी पार्टी, देश में भी गिनती में नहीं थी, पंजाब में भी गिनती में नहीं थी। तो और सब कुछ जो हुआ वो कांग्रेस या नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो वीपी सिंह चंदर, तो कोई लेना देना ही नहीं था। आपको क्या फर्क पड़ता है मूवी रिलीज हो, अगर किसी पार्टी की बात भी हो। और दूसरी बात जो आप लार्जर पॉइंट कर रहे हो, जनता ऑफ पंजाब इज वेरी वेरी सेंसिबल, दे हैव गॉन थ्रू दीज टाइम्स, दे हैव सफर्ड, बिकॉज बाकी लोग को देश में कहीं भी बैठे हो, पंजाब एक्चुअली सफर्ड, जिनके रिलेटिव्स हैं, मेरे हैं, आप तो कह रही हो, वहां पे सबने सफर किया है, सबने देखा है, एंड पीपल हैव emerged out of it, so nobody is stupid enough to go back into that time. I'll tell you, एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप देखिए 1839 से पहले, बिफोर 1839, देयर यूज्ड टू बी अ खालसा राज, और एटलीस्ट देयर यूज्ड टू बी अ लाहौर दरबार एंड अ पटियाला दरबार। आई मीन वहां पे खालसा राज तो था ना। So we don't have people from that era to tell us the stories of how it was. What was Khalsa Raj? We don't know. We can only understand from the books and literature that we have. और वो कितना वन साइडेड लिखा हुआ है, कितना टू साइडेड लिखा हुआ है, वो कितना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड है, वो हिस्टोरियंस कौन से थे, आप रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस देख ही रहे हो, उन्होंने 2 जनरेशन 3 जनरेशन खराब कर दी भारतीयों की। बट एज फार एज द सिचुएशन ऑफ पंजाब इज कंसर्न, वो तो हमने देखा हुआ है ना टाइम भाई। Our grandparents, our parents, we ourselves have witnessed that era, that time. We've seen, we know what it was. So इतना कोई ये नहीं है कि कोई हमारे बच्चों को या अगली जनरेशन को खूब मूर्ख बना देगा, they'll put them on the track of insurgency or terrorism again. नहीं होगा भाई, that's not going to happen. मैं एक कमेंट कि ये जो टेररिज्म, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये कनाडा में, यूएस में क्यों चल रहे हैं? It is not because of the Pakistani ISI alone, it's because of the Five Eyes.
It is because CIA is behind, break India and destabilize India and deny India its rightful position. ये तो कभी से चल रहा है भाई. मैं रमनीक भाई 5 आईज पे आना चाहता हूँ. आपने एकदम से बढ़िया सेगवे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट जो यूएस का है, उससे पहले बीजेपी का अगर मैं ऑफिशियल व्यू मान लूं, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आके कहते हैं कि ये पूरी मूवी ही फिशी थी. जब दिलजीत दोसांझ ने कहा कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2-3 दिन में आ जाएगी, फिर रिमूव होगी, और गवर्नमेंट अगर रियली इंटेंड करती रिमूव करने का, तो पहले प्लेस पे अलाउ क्यों करती स्ट्रीम करने का? वंस दे हैव अर्न्ड द मनी, दे हैव टेकन इट आउट. गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर ओटीटी प्लेटफॉर्म. फिर आगे वो दिलजीत दोसांझ पे पर्सनल जाते हैं कि थिंग्स अबाउट ओनली मनी हैज ब्ला ब्ला ब्ला. वो आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज एक्टर है, अगर वो मनी के लिए काम करता है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दैट. सो आई डोंट एग्री विद दोस पर्सनल थिंग्स. बट फॉरगेटिंग दैट, तो बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी है. मैं पॉलिटिकल बात करूं तो क्या इसके अंदर कूदने का आपको यार लग रहा है? honestly ना, मैं ईश्वरन, I personally, I don't know आप मेरी बात को या आपकी ऑडियंस मेरी बात को कैसे लेगी, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो सोचते कम है और बिल्कुल एक ट्रैक पे चलते हैं. I think Ravneet Bittu lacks the maturity that the position of a union minister deserves. जिस तरीके से उसने एमसी इलेक्शंस के दौरान या नगर पंचायत इलेक्शंस के दौरान एक कांस्टेबल से, एक एएसआई से आर्गुमेंट्स किए, उसके बाद ही इज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड दीज आर्गुमेंट्स. यार मतलब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट क्यों रिलीज करती है ओटीटी पे? यार आप किसको बता रहे हो यार? यू आर एन एडवोकेट, आई एम एन एक्टिविस्ट. यार इसको बता के रिलीज की थी पिक्चर, कह रही है गवर्नमेंट अलाउ करती है पिक्चर रिलीज करने के लिए. व्हाट इज इवन टॉकिंग अबाउट? इतना मत बोलो कि यार लोग बोलेंगे यार तुम कहां किस ट्रैक पे जा रहे हो यार. You were not aware. The government was not aware. They had made no public announcement before releasing the movie. Nobody knew this movie is going to be released on which OTT. He had said that this will be released and it will be taken down. Obviously, because 127 कट के बिना OTT में तो CBFC लागू ही नहीं होता. And they have bypassed the courts. They have bypassed the CBFC. They anticipated. They knew. इसी से तो पता लगता है कि शरारत थी मन में. But at the same time, you, as a responsible union minister of the Union of India and of the most popular Prime Minister of India, आप ये बोल रहे हो कि साहब हम अलाउ क्यों करते? This is very strange. और दूसरा प्लस, आई बिलीव ये पर्सनल जाना किसी भी कलाकार के ऊपर क्या जरूरत है यार आपको? What is the purpose? पर्पस क्या? पैसा कमाना था यार. वो पैसा दिलजीत के पास तुम्हारे से ज्यादा होगा भाई. हाँ, वो मतलब पर्सनल अटैक और ऑल्सो पॉलिटिकल सेंस जो आपने बोली, इट ऑलवेज बूमरैंग्स. आप पर्सनल अटैक्स करोगे किसी भी आर्टिस्ट पे, वो चमकीला मूवी को भी लेके आगे उसके अंदर, आई डोंट वांट टू इवन रिपीट दैट. भाई वो जो मर्जी मूवी कर रहा है, आपको जो मूवी बनानी है बनाओ, नहीं बनानी ना बनाओ. ये अटैक से, ये कोई सोशल मीडिया पे अटैक करे वो चलता है, बट पीपल एंड रिस्पांसिबिलिटी शुड नॉट. Tell me this, has anybody commented on Ravneet Bittu quitting the Congress, joining the BJP? Has anybody commented him quitting Punjab and coming to the Rajya Sabha, not coming through the Lok Sabha route? Has anybody saying कि भैया आपको अब you're not getting a extension in Rajya Sabha, you will be losing your position as a member of the cabinet, and then you will be coming back to Punjab? मतलब क्या बातें कर रहे हो यार? चलो इससे आगे बढ़ के मैं some maturity यार. इतना तो इश्करन, you as a practicing advocate have more maturity यार. वो ये तो बोला ये एनीवेज फॉर अ पॉलिटिशियन टू डू इट, पीपल विल डिसाइड. मैं इससे आगे बढ़ता हूँ. जो आपने 5 आईज की बात करी, जो इंपॉर्टेंट बात है, एकदम से सडनली 2 चीजें होती हैं यूएस की स्टेटमेंट में. एक तो ये आती है कि एक पंजाब के कॉप को वो लिंक करते हैं और चार्ज करते हैं कि वो $4 लाख रफली 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ की एक्सटॉर्शन कर रहे थे. दूसरा, जो निज्जर को लेके एकदम से स्टेटमेंट आती है, जिसपे जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में खड़े होके कह रहा था वी हैव क्रेडिबल इंटेलिजेंस, और डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की सरकार को ब्लेम कर रहा था. इसमें एक सब क्लॉज अगर मैं ऐड कर दूं, सोशल मीडिया पे अननोन मैन बात करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि टेररिस्ट को डरना चाहिए, बट अ प्राइम मिनिस्टर अक्यूजिंग अनदर नेशन हैज इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस एंड शुड नॉट स्पीक विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग प्रूफ. अब उसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो यूएस ने फैक्ट चेक कर दिया. तो ये क्या पूरी गेम है पंजाब को लेके जो आप समझ रहे हैं, जो खेली जा रही है यूएस कनाडा दोनों एंगल से? आप प्लीज बताइए.
See, I'll tell you, Canada was completely on board with the US, और हम हमेशा से when it comes to CIA, when it comes to others, मतलब आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि most of the diplomatic staff in the Canadian embassy is CIA. ठीक है, ये let that be very clear on record for everyone to know. And Canada has always been an extension of the US. Only barring this incident, and hats off to the Indian diplomacy and Indian diplomats and to Dr. S. Shankar for his leadership, कि जिस किस्म से उन्होंने सारे इश्यूज को निगोशिएट किया है, ही प्लेड हार्ड बॉल. और वैसे भी ये इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हार्ड बॉल ही था, जो FBI का ऑपरेशन हार्ड बॉल है, उसमें ये चीजें निकल के आई है. एंड देखिए, उन्होंने कहा नॉट क्रेडिबल एविडेंसेस, नॉट क्रेडिबल एलिगेशंस. You know, he said his word was credible, credible allegations, कि हमारे पास ऐसा क्रेडिबल एलिगेशन है. मतलब ये क्रेडिबल एविडेंसेस कहा था, मेरे ख्याल से क्रेडिबल उसने एविडेंस कहा था, इफ आई रिमेंबर रिकॉल करेक्टली. एविडेंस नहीं कहा था, एलिगेशन कहा था, आप गूगल कर लेना. हाँ, एविडेंस कहा होता तो बात अलग थी ना. क्रेडिबल एलिगेशंस, अरे यार, क्रेडिबल एलिगेशन तो तब होता जब तुम्हारे पास एविडेंस हो. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम, सी ऑफ कोर्स, जो इनको माउंटीज कहते हैं ना, कैनेडियन रॉयल कैनेडियन RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, उनका जो चीफ था वो ही हैड टू टो द लाइन ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर. तो दे वर टोइंग द लाइन ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने बोला हाँ जी ऐसा है, हमारे को लगता है. एंड देन उसके बाद वो निज्जर ने एक पोस्टर रिलीज किया, उसमें कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स, डॉक्टर एस जयशंकर, एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी एक्चुअली, अमरजीत सिंह, उनकी फोटो भी लगाई थी उसने उसमें जो पोस्टर रिलीज किया था. तो मैं कल हंस रहा था, सर को मैंने फोन किया, मैं कहा सर मुबारक हो, आपको बाइज्जत बरी कर दिया कनाडा की सरकार ने. हाँ, ये मैं कहा these were allegations always यार, मतलब they had nothing to prove, but the fact still remains. आप देखिए कि जिस तरीके से वो एक के बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ, पहले ट्रूडो ने बोला, जगमीत ने बोला, ट्रूडो ने फिर कैनेडियन पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोला, उसके बाद he kept repeating it over and over and over again. In public meetings, in election rallies, everywhere he said what he had to say. Or with the result, he had to lose his prime ministership, and then, you know, the same party came back to power but with a different leader. और हुआ क्या, उसमें दूसरी चीज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जस्टिन ट्रूडो को जो उसने किया, उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ डील किया और ट्रीट किया, तो द कैनेडियंस अंडरस्टूड कि यार ये मतलब वी हैव टू टेक अ इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन अ ग्लोबल स्टेज. ये कनाडा का एक अपनी खुद मुख्तारी है कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री आफ्टर ऑल. और ये बार बार कभी 51st स्टेट बोलेगा, कभी टैक्सेस की बात करेगा, कभी टैरिफ्स की बात करेगा, कभी मैं तुम्हारे को टेक ओवर कर दूंगा, कभी ग्रीनलैंड की बात करेगा. सो दैट, you know, you have to give one credit to Dr. S. Jaishankar and his team, and the second credit to Donald Trump कि ये जो फाइव आइज का एक ईवल अलायंस है, उनमें से एक आंख खुल गई कनाडा की. उनको पता लग गया कि भाई हमने आंख बंद करके ऐसे we're not going to make allegations on another country, especially the prime minister. उन्होंने सीधे सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया था कि that hit was ordered by the home minister of India. यहाँ तक की बातें उन्होंने करने लग गए थे. So they are basically both these countries, in fact Europeans, Canadians, Americans, Australians, New Zealanders, अब न्यूजीलैंड भी थोड़ा सा पीछे हटा है, they were all supporting Khalistanis. On why? On the behest of the CIA. ये सारा प्लान आप जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब से आप देखिए, दे चोज पाकिस्तान ओवर इंडिया, एंड दैट हैज बीन कंसिस्टेंट इन देयर पॉलिसी. वो भारत के खिलाफ थे, हैं, और उनका विचार यही है कि उन्होंने भारत के खिलाफ रहना है. बट दे प्ले डिप्लोमेसी विद इंडिया, कभी ये कभी वो, थोड़ा सा यू नो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है उनका भारत के साथ. तो दैट गोज ऑन. उसमें रमनीक भाई ये भी तो एक एंगल है ना कि इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर दे डिड, भारत का जो इकोनॉमिक राइज होते रहा है, तो आपको डील करना पड़ रहा है भारत से. सो आप ये पूरी they are not happy, they are not comfortable with it. नहीं है, बट डील करना पड़ रहा है. मैं ये नहीं बोला हैप्पी है, बट अगर कोई भी राइज करता है तो आपको उससे डील करना पड़ता है. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. बट ये जो आपके हिसाब से अब ये पूरा पाकिस्तान ने तो ट्रबल्ड वाटर्स में घुसा, बट आप इसके पीछे मास्टरमाइंड पूरा CIA को मान रहे हो, जो ये खालिस्तानी मूवमेंट को वो प्रोपेगेट करता है, या जो पन्नू बोल पाता है, बच पाता है, जो भी कर पाता है. बट इसमें एक पहलू और भी था कि कैनेडियन PM के बाद भारत ने स्ट्रेंथ भी दिखाई. उसका जब वो आया था, उसको औकात भी दिखाई, उसको दिखाया कि भैया तू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तू है. अब वो अलग बात है, बीच में केटी पेरी के साथ रिलैक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, राजनीति को छोड़ के वो बैठा हुआ है. बट ये इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज जो इस सरकार में शुरू हुए हैं,
वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इस चीज का। यस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं तो कह रहा हूं भारत ने अपनी, अच्छा एक मैं आपको थोड़ा सा आप याद करना, एक ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे यूएस के, कॉन्डोलीसा राइस। वो जब भारत और पाकिस्तान के दौरे पे आती थी तो दे शी यूज्ड टू मेक श्योर शी यूज्ड टू स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान बिफोर कमिंग टू इंडिया, और आफ्टर विजिटिंग इंडिया वो पाकिस्तान होके जाती थी। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो क्या नाम है उसका, वो मार्को आए रूबियो। कोलकाता। मार्को सॉरी, रूबियो। हाँ मार्को मार्को रूबियो। रूबियो। वो कैलकाटा लैंड किया, हु केम टू रिसीव हिम? नोबडी, हाँ। nobody. That is a huge snub. From the times of Condoleezza Rice to the times of Marco Rubio, we have stopped giving a F about them. Absolutely stopped giving an F about them. मतलब carry on types यार, कि चलो तुम अपना काम करो, doesn't matter. But there are places where they're still trying to arm twist us. जैसे वो जी के इंजन के लिए, तेजस मार्क 2 के लिए उन्होंने हमारे से पैसे ले रखे हैं, वो इंजन हमारे को दे नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं they will try to create obstructions for us everywhere. But that is actually helping India grow. आपको पता है डिफेंस में नेट इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट, नेट इंपोर्टर था इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट, नाउ वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस। ये कल्याणी की जो आर्टिलरी गन्स है, दे एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज नाउ। 155 के शेल्स हमारे बाहर जा रहे हैं भाई, वी आर एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स। मतलब गॉड नोज व्हाट वी आर डूइंग, मतलब ओवर द इयर्स, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट इंडिया इनटू सबमिशन, कि किसी तरीके से हम भारत को नीचे लगाएं। And it is not happening anymore thanks to the hard stand policy of the government of India. Yes, जहां negotiate करना है वहां negotiate भी करते हैं, जहां पे हमारे को maneuver करना है वहां maneuver भी करते हैं। And diplomacy is a very patient game. It's not a knee-jerk reaction कि आपने तुरंत ही झटका लगा दी। No. ये उनके डिप्टी सेक्रेटरी मेरे ख्याल से तो व्यू बहुत क्लियर था कि चाइना के को काउंटरवेट करने के लिए भारत जरूरी है, पर हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। तो हम बहुत तरह से थोड़ा सा ग्रो करेगा तो दबाने आ जाएंगे। तो वो तो उनके इकोनॉमिक पे तो वो खुल के बोलते हैं, मिलिट्री पे, खालिस्तान पे, आईएसआई पे वो खुल के नहीं बोलते, पर इकोनॉमिकली तो खुल के क्लियर प्लान है उनका कि इंडिया की ग्रोथ टू अ लिमिट, उसके ऊपर नहीं होने देंगे अगर उनका बस चले तो। आप मेरे को सिर्फ ये बता दो कि ऑप सिंदूर में अमेरिका को मिर्च कब लगी? तब लगी ना जब वहां पे पड़े हुए उनके एसेट्स हिट हुए अमेरिकन के। दैट इज व्हेन दे फेल्ट द हीट, दे फेल्ट द पंच। और मैं आपको एक रियलिटी और बता रहा हूं, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एंड सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ द यूएस बैकिंग। हर बार उनको एक बेल आउट पैकेज मिल जाता है, हर बार उनको पैसे मिल जाते हैं। उन्होंने मतलब दे हैव केप्ट पाकिस्तान लाइक यू नो वी कीप आवर डॉग ऑन द लीश। कुत्ते के गले में पट्टा डाल के, संगल डाल के हम खींचते रहते हैं ना, तो दे हैव पुट पाकिस्तान ऑन अ लीश। पाकिस्तान इज अ पेट डॉग टू द यूएस। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अमरीक भाई, मैं पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आने वाला था, पर आपने पाकिस्तान की बात की तो मैं एक कमेंट चाहूंगा जो पीओजेके में हो रहा है, या जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई है, तो दोनों के अंदर आप भारत का क्या रोल देखते हैं? एक पहलू कहता है कि पीओजेके में भारत को स्टैंड स्टिल करना चाहिए, सिर्फ वॉच करना चाहिए। दूसरा कहता है कि वहां पे आप ड्रोन से मेडिसिन, ह्यूमन सप्लाई ड्रॉप कीजिए, इंटरनेशनली उस पर स्टेटमेंट दीजिए कि ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशन हो रही है। और दूसरा, उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान भी कवर कर दें कि कंसिस्टेंटली मंत्री आ रहे हैं यहाँ से और हमारे वहां पे जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान पे आपको लगता है भारत की जो दिशा है वो क्या है, सही है, और कितना हमें अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए इन इट्स वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? You see, I'll tell you, initially ना जब काबुल fell and when the US exited, वो बहुत क्विक एग्जिट था, इतनी जल्दी सर्जिकली निकल जाएंगे that was not expected. But thankfully, the Taliban flipped. Taliban flipped in favor of India, and not because Pakistan was bad to them, but India was extremely good at its diplomacy. Extremely good at its diplomacy from the Shah's era. And India ने वहां पे schools, colleges, hospitals, roads, dams, infrastructure, उनकी public libraries, उनके parliament, उनके वहां पे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे सब कुछ भारत ने खड़ा किया। सो दे सी एंड दे रियलाइज। और अफगानों की एक बड़ी खास बात बताता हूं, जब अमेरिकन वहां बैठे हुए थे ना अफगानिस्तान में, तो ये कहते थे कि साले इनसे तो वो अच्छे थे यार, रशियंस अच्छे थे।
उन्होंने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई, यहाँ पे सड़कें बनाई, जो एक पास है उनका जो आज भी ऑपरेशनल है वो भी रशियंस ने बनाया, व्हिच इज इम्पॉसिबल। वो कहते हैं रशियंस अच्छे थे अमेरिकन से, ये साले अच्छे नहीं है। एंड व्हेन अमेरिकन्स लेफ्ट, नाउ व्हेन आई स्पीक टू अफगान्स, कहते नहीं यार अमेरिकन अच्छे थे, इन्होंने भी बहुत काम किया है यहाँ पे, दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन आवर कंट्री। तो मतलब वो जाने के बाद उनको कीमत पता लगती है आदमी की। सिमिलरली when they signed or aligned themselves with Pakistan immediately after the fall of Kabul, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये जो है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, नॉट इन द ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इनके अपने निजी मफाद हैं, इनके अपने पर्सनल एजेंडाज हैं जो ये फुलफिल करना चाह रहे हैं हमारे जरिए। एंड देन द अफगान्स अलाइंड विद इंडिया, एंड थैंकफुली द तालिबान अलाइंड विद इंडिया, दे फ्लिप्ड। नहीं तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। अगेन द क्रेडिट गोज टू इंडियन नहीं, डिप्लोमेसी। बट हिस्टोरिकली भी इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब पाकिस्तान बना भी था तो अफगानिस्तान वाज वन ऑफ द नेशंस जिसने अपोज किया कि पाकिस्तान यूएन का हिस्सा ना बने, बिकॉज उनकी जो डरंट लाइन की प्रॉब्लम है, वो मानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारा हिस्सा पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। देन इन आपको अक्टूबर पता है कि लेटर दे फ्लिप्ड द व्यू। खान अब्दुल गफार खान, उसको फ्रंटियर गांधी बोलते थे। तो खान अब्दुल गफार खान had told पंडित नेहरू that Nehru, you've thrown us to the wolves. तुमने भेड़ियों के आगे हमारे को फेंक दिया है। You've not done right to us. तुमने हमारे साथ सही नहीं किया। And we fought for an independent India. We did not fight for this 2 or 3 nation theory. हमारी लड़ाई ये नहीं थी। और तुमने जो हमारा एरिया इनको असीड कर दिया है ना, you've thrown us to the wolves। तो अफगानियों के मन में, खासतौर पे पख्तूनों के मन में था कि यार we would have been better off with the Indians than being with the Pakistanis। जो मैं KPK की बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। तो this is a similar sentiment that Afghans have। Afghans today also feel that Indians are their brothers। वो पाकिस्तानियों से गहरी नफरत करते हैं, deep hatred towards Pakistan। मैं खैबर पख्तूनख्वा POJK पे आना चाहूंगा। Coming back to POJK, so इसमें ना ये जॉइंट एक्शन कमेटी है, जो आर्मी जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसमें इसका अमान मलिक करके इसके प्रधान है, हेड है। उन्होंने देखो 38 अपनी मांगे रखी हैं पंजाब कह रहा हूं मैं, इस्लामाबाद के सामने, पाकिस्तान के सामने। दे हैव केप्ट 38 डिमांड्स। उसमें कंसेशंस ऑन फ्लोर, व्हीट फ्लोर, आटे के ऊपर कुछ उनको कंसेशन चाहिए कि भाई इस पे आप सब्सिडी दो, हम मतलब खा नहीं पा रहे हैं, भूखा रह रहे हैं। और यहीं की हमारी बिजली है जो हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से निकल के जा रही है बिजली। आपको पता है मतलब वहां पे बिजली का 1 यूनिट का रेट 78 रुपए है, 78 रुपीज अ यूनिट ऑफ बिजली। मतलब देयर इज सम लिमिट टू इट। मतलब कह रहे हैं यार कि यहाँ पे हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हाउ डू वी सर्वाइव। फिर उन्होंने कहा है कि साहब ये जो एक्सप्लॉइटेशन है हमारी जगह की, वो नहीं होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि 1990-91 का एक बिल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके आता है, वो हमारे को यहाँ पे लागू कराना है, वो करना है लागू। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो 12 सीटें आपने, जैसे इंडिया ने POJK के नाम की सीट्स रखी हुई है, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के नाम की 12 सीटें रखी हुई है। उन 12 सीटों का जो बजट है, वो कह रहे हैं कि जब तक कुछ नहीं होता तब तक ये 12 सीटों का बजट यहाँ पे डिवाइड करो, वो ग्रॉसली मिसयूज होता है पैसा। तो ऐसी उनकी 38 डिमांड्स हैं। तो रादर देन उनके साथ बैठ के डिस्कस करना, निगोशिएट करना, पाकिस्तानी स्टेट का पहला जो रिएक्शन था वो हाई हेडेडनेस था। आते ही उन्होंने हजारों के नंबर्स में लोगों को घायल किया, सैकड़ों को मार दिया, गोली सीधी चलाई, उन्होंने अपने लोगों को मारना चालू किया। आज भी उनकी एक मीटिंग थी इस्लामाबाद के साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ उनकी मीटिंग थी। वो इट अगेन रिमेन्ड अनकॉन्सिक्वेंशियल, कुछ भी उसमें से नहीं निकला। Then they are again going to sit. But meanwhile उन्होंने क्या किया है, they have highlighted their issues globally, they have appealed to India। और मैं नहीं समझता कि हमारे को we should be a fence sitter and watcher, कि इसमें हम बैठ के देखते रहेंगे जी चलो हम दवाइयां ऊपर से फेंक देते हैं, कर देते हैं, वो कर देते हैं। That makes no sense. If you have a plan to govern that area, देखो ईश्वरन बड़ी साफ सी बात है, अगर आपके पास उस एरिया को गवर्न करने का प्लान है, not to occupy it, वहां पे जाना, उसको टेक ओवर करना मिलिटरीली, मे बी इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। वो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। बट यू हैव अ प्लान टू गवर्न दैट एरिया, देन यू एंटर दैट एरिया। इफ यू डोंट हैव अ प्लान टू गवर्न दैट एरिया, बिकॉज आपको पता है देयर विल बी अ होल लॉट मोर चैलेंजेस दैट विल हैव टू फेस।
मतलब वो कहना कि चलिए हमारा हिस्सा हम लेंगे, लेके रहेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज नाउ, बट इफ यू हैव अ गवर्नेंस प्लान यू शुड एंटर नाउ, दिस इज द टाइम। आई थिंक आपने की बात करी है कि लेना डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली कोई भी जंग डिफिकल्ट होती है। यूएस की ईरान के अंदर जंग कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, या रशिया की यूक्रेन में, जहाँ पे ऑस्टेंसिबल डिस्पैरिटी इज क्रेजी। यहाँ पे तो चाइना भी घुसा पड़ा है, और पाकिस्तान और इंडिया की वो वाली डिस्पैरिटी नहीं है ऑब्वियसली जो ईरान और यूएस के बीच की है। तो इट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट वो कर भी लो तो वहां पे गवर्न कैसे करोगे, असिमिलेशन कैसे करोगे? असिमिलेशन में तो लोग कई मजाक करते हैं, कश्मीर वैली कितनी असिमिलेट कर ली आपने? क्या कश्मीर हाँ, वैली को सिमुलेट कर पाए हो जो वहां की बात करते हो? 370 से पहले क्या क्या स्टेटमेंट्स आती थी वहां पे महबूबा मुफ्ती की कि यही ब्रिज है जो जोड़ता है, हट जाएगा तो हम ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एनीवेज, तो वो एक बड़ा सवाल है जो आई थिंक ओनली द गवर्नमेंट नोस। अब मैं थोड़ा वापस अगर पंजाब पे आऊँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट यू नो, बहुत। फॉर द रिकॉर्ड मैं ये कह दूं, मीरपुर, मुसवराबाद, रावलकोट, कोटली, बहुत बुरी हालत है इस वक्त। आई थिंक के दिस इज द वर्स्ट टाइम from the Pakistani perspective. This is the worst situation that they've ever faced. And from our perspective, this is the best opportunity. अगर नॉट अभी ओनली। हम कुछ नहीं करेंगे ना, आपको याद होगा जिस वक्त ईरान में डिस्टर्बेंस चल रही थी, उस वक्त पीपल वर कॉलिंग फॉर द यूएस टू कम एंड इन्वेड, कि जल्दी आओ, हम लोग सड़कों पे हैं। एंड देन यूएस लेट 2 months पास, 2 महीने निकलने दिए, उसके बाद उन्होंने तब तक लोगों को मार पीट के बिठा दिया था। अभी वही सिचुएशन यहाँ पे है। अभी पीपल आर ऑन द रोड, पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स। टाइम तो ये एकदम परफेक्ट है, नॉट ओनली देयर, बिकॉज अफगानिस्तान एंगल भी एक शुरू हो चुका है, तो दे आर स्कैटर्ड। बलूचिस्तान तो है ही है, उधर अफगानिस्तान है, तो दे आर ऑल्सो स्प्रेड आउट इन 3 डायरेक्शंस। मैं बलूचिस्तान को ऑलमोस्ट अगर सेपरेट ही मानूंगा क्योंकि वहां पे रोज लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान से तो ओपन एक सेकंड बॉर्डर पे वॉर है। एक हफ्ते में 100 मार दिए पाकिस्तानी बलोचों ने यार, 100 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मार दिए, 100 in 1 week. They are capturing towns now and staying in power in the town for days at times and then leaving. तो वो तो वहां पे मतलब बोला बलूचिस्तान को भी अब एक ऑलमोस्ट एक सेपरेट वॉर की capturing towns, they are capturing towns at will, they are leaving that town at their own will. ऐसा नहीं कि उनको आके ऑपरेशनली कोई निकाल रहा है वहां से, वो आते हैं, अपना कब्जा रखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ट्रू, एग्री। जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट पावर्स, ये कैसे तो कैसे ऑपरेट पाकिस्तान की 3 फ्रंट 2 फ्रंट तो ओपन वॉर है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान। अगर भारत भी करे तो आई एग्री विद यू फुल्ली कि इट्स द बेस्ट टाइम। पर मैं अगर पंजाब में एंडिंग पार्ट में थोड़ा सा लूं, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव इज व्हाट डिसाइड्स के लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारा पार्टीज हैं, वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहाँ पे लग रहा है 30-32% में आप सरकार बना सकते हो, क्योंकि बाकी देश में बहुत पोलराइज्ड इलेक्शन हो गए हैं। वन बीजेपी वर्सेस सम पार्टी, बीजेपी मोस्ट स्टेट्स में वो पोल है, तो बहुत पोलराइज्ड है। यू नीड 45 ऑलमोस्ट परसेंटेज टू विन। यहाँ पे 30 सबको लगता है हम पहुंच सकते हैं, जहाँ पे भगवंत मान को लग रहा है, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल भी टेंशन पे कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि फ्रीबीज बहुत दी जा रही हैं। फ्रीबीज का एक अपना रोल है 30%, 33 पहुंचने में। अकाली दल जो रिवाइवल चाह रहे हैं, बहुत सारे आप बोल रहे हैं सपोर्ट है उनको, और गांव में वापस घुसना चाह रहे हैं, चाहे मूवी के थ्रू, चाहे 10 और चीजों के थ्रू। कांग्रेस जो सत्ता में रही, एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन है, पर आपस में बहुत लड़ाई है। बीजेपी और बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स होंगे। तो क्या है पॉलिटिकल हालात पंजाब के, और किस दिशा में आप पंजाब की पॉलिटिक्स जाती देख रहे हैं? अभी इस वक्त इज वेरी वॉलेटाइल, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बिकॉज देखिए पार्टीज में आपको गिनाता हूं। पहले तो आम आदमी पार्टी इज द रूलिंग पार्टी, ठीक है। देन कांग्रेस पार्टी विच इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, देन देयर इज शिरोमणि अकाली दल, देन देयर इज बीजेपी, देन देयर इज शिरोमणि अकाली दल पुनर्सजीत, फिर उनके पास है शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे, फिर आपके पास छोटी छोटी जो लेफ्ट पार्टीज हैं, क्योंकि लेफ्ट का एक कार्डर है पंजाब में। पंजाब एक टाइम पे मतलब प्योर एंड स्क्वायर जो है वो कामरेडों का स्टेट रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर और नॉट, पर नैक्सलिज्म बहुत था पंजाब में एक टाइम पे, एंड बीइंग कॉल्ड अ कामरेड यूज्ड टू बी अ फेदर इन द कैप, इफ आई मे से। तो यहाँ पे जो हरकिशन सिंह सुरजीत है, कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, ही केम आउट ऑफ हियर। तो ऐसे ही एक 5 से 8% का फिक्स्ड वोट बैंक जो है वो बीएसपी का भी है। यू कैन नॉट इग्नोर बीएसपी, बिकॉज माननीय कांशीराम जो है, उनकी राजनीति सारी पंजाब से शुरू हुई, वो फ्रक्टिफाई जाके यूपी में हुई मायावती के साथ उनको लेने के बाद। बट फैक्ट रिमेन्स के यहाँ पे देयर इज अ वेरी लार्ज क्रिश्चियन एंड दलित पॉपुलेशन,
तो जो अलाइन करती है अपने आप को बीएसपी के साथ, तो ये जो डिवाइड है उसके बाद आपके रिलीजियस डिवाइड्स आ जाते हैं। फिर बीजेपी इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द कास्ट डिवाइड एंड द रिलीजियस डिवाइड विद इन पंजाब। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको पंजाब के अंदर पक्की ड्यूटी लगा रखी है। ही इज अ सैनी, देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब सैनी बेल्ट इन पंजाब, काफी सैनीज हैं, स्पेशली ये जो आपका एरिया सारा रोपड़ का, यहाँ से आप शुरू हो जाइए, मोहाली से रोपड़, रोपड़ से पटियाला, पटियाला से आप समाने, मतलब यू हैव डिसेंट नंबर ऑफ सैनिक इन दिस एरिया। या आप ओबीसी कह लीजिए ना, बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी भी काफी है। और आपको मैं बता दूं कि पंजाब में जो राजपूत हैं दे कम अंडर ओबीसीज। ये मतलब एक विचित्र सा एक वो है, बट है पंजाब में ऐसे ही, ओबीसी में आते हैं। तो दी प्रेजेंट सिनेरियो वेयर जिसे कहते हैं पंथिक राजनीति के अंदर एक बहुत मेजर वैक्यूम था एंड शिरोमणि अकाली दल वाज लूजिंग ग्राउंड। तो यहाँ पे इट अपीयर्स दैट खालसा वीर के थ्रू कह लीजिए आप, ये मूवी की स्क्रीनिंग के थ्रू कह लीजिए आप, या जो धर्म युद्ध मोर्चा लगना उसके थ्रू कह लीजिए आप, देयर इज स्कोप ऑफ रिवाइवल ऑफ द शिरोमणि अकाली दल। बट एक फैक्ट और है, क्योंकि ज्ञानी रघबीर सिंह जब अकाल तख्त के जत्थेदार थे, उन्होंने कॉल दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी अकाली दल के अलग अलग चूल्हे हैं वो इकट्ठे करो चूल्हे अपने, एंड कम एंड फाइट अंडर वन बैनर। दैट हैज नॉट हैपेंड येट, दैट हैज स्टिल नॉट हैपेंड। और उसका जो मेजर कारण है वो एक और अकाल तख्त के साबका जत्थेदार, साबका का मतलब फॉर्मर होता है, एक्स जत्थेदार, वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है एंड ही इज नाउ अ पॉलिटिशियन, ही इज नो लॉन्गर अ जत्थेदार। सो तो कई चीजें ऐसी हैं कि उस पैनल में 5 सिंह साहबान में से एक यानी हरप्रीत सिंह भी थे, तो उन्होंने कितनी कोशिश करी है कि भी सारे चूल्हे इकट्ठे हो जाएं, तो दैट इज येट टू बी सीन। बट जो एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थ्रू देयर खालसा वीर एंड थ्रू देयर स्क्रीनिंग ऑफ दिस मूवी एंड गोइंग ऑन ग्राउंड, दे माइट एक्चुअली गेन सम ग्राउंड। बट एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको कि या तो इसी महीने में, जुलाई में, नहीं तो अगस्त का महीना नहीं टापने देंगे, पंजाब गवर्नमेंट विल अरेस्ट सुखबीर बादल। सुखबीर बादल आपको लगता है अरेस्ट करेंगे? 100%। आप लिख लो, आज मैं बता रहा हूं आपको, जब अरेस्ट करेंगे तो मैं आपको मैसेज डन, नहीं प्रोग्राम करेंगे, उसमें बात करेंगे। क्यों आपको लग रहा है अरेस्ट करेंगे? 100% अरेस्ट करेंगे भाई। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से डे टू डे हियरिंग हो रही है कोटकपूरा गोलीकांड की, तो उस कोटकपूरा गोलीकांड में एक जो पुलिस अफसर है, उसने ये जो बयान दिए हैं, वो बयान दे आर वेरी वेरी डैमेजिंग एंड डैमेजिंग फॉर सुखबीर सिंह बादल। और सुखबीर बादल ने अभी पिछली हियरिंग पे कहा था कि साहब मेरे को अब्रॉड जाने की इजाजत चाहिए, और उसमें जो सरकारी वकील हैं वो अड़ गए थे कि नहीं, इनको इजाजत देनी चाहिए, बाहर जाने की, ये भाग जाएंगे। And he said कि I cannot disclose the country I am going to for security reasons, but I will be back। तो उनको ये हिदायत दी गई है कोर्ट से कि आप 18 तारीख को, 18 जुलाई को जो आपकी अगली हियरिंग है, उसमें you will appear before the court personally। So he has to appear before the court personally and every subsequent hearing he has to appear in person। तो ये बड़ा क्लियर है कि he will be arrested। क्योंकि अगर आपको ना पता हो ना, तो जो घोषणा पत्र था आम आदमी पार्टी का 2022 के इलेक्शन का, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोटकपूरा गोलीकांड के जो जिम्मेवार है उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ दोज पोल प्रोमिसेस। इन्होंने वो सुखबीर बादल को अरेस्ट करना और पब्लिसाइज करना कि जी हमने अपना पोल प्रॉमिस पूरा कर दिया, कोटकपूरा गोलीकांड का जो जिम्मेवार था उसको हमने अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट उसको बाद में बाइज्जत बरी करती है या सजा देती है, इररिस्पेक्टिव, चाहे 5 दिन के बाद बेल पे भी आ जाए, बट दे विल प्रूव कि कोटकपूरा गोलीकांड में बादल इन्वॉल्व था और हमने इसको अरेस्ट कर दिया। सो दे विल स्कोर पॉइंट्स ओवर देम। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन पंजाब। Can't hear you. Can't hear you. Can't hear you. Can't hear you. Last part में I wanted to ask you, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि वहां पे तो एक पावर स्ट्रगल ही अलग है, 4-5 धड़े बन गए हैं, सभी कमेटी के हेड बन गए हैं, बिकॉज दे थिंक वी आर कमिंग टू पावर द वे दे थॉट इन हरियाणा वी आर कमिंग टू पावर। तो वहां पे तो सीएम की लड़ाई पहले शुरू हो गई है, चुनाव जीता जाए ना जीता जाए। व्हाट इज हैपनिंग इन कांग्रेस? पंजाब कांग्रेस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ डिवाइडेड हाउस। कि भाई कैसे जो है ना, यू स्नैच डिफीट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ विक्ट्री, तो वो आप सीखो इनसे। एंड स्पेशली
I think Channi is motivated politically either by his own greed or interest or by some influence of the Aam Aadmi Party, because ये भी ना अरेस्ट से बचा हुआ है चन्नी. अगर आपको याद हो 2022 में he left Punjab immediately after the elections. Election हारते ही ये पंजाब छोड़ के चला गया था. And then he came back apparently, जो मैं सुनता हूँ, on the assurance of Bhagwant Mann that I'm not going to touch you, just come back and whenever we need you I'll let you know. उसका ये 24 का इलेक्शन जीता है और अब ऐसा लगता है कि there is something cooking to derail और off track कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है. आई एम नॉट श्योर क्या है, बट एक पॉपुलर सेंटिमेंट भी साथ में मेरे को बता देना चाहिए. मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, स्पेशली जो मालवे के हैं उनके साथ, माझे के साथ, मतलब आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल. तो ये मेरे पास अभी परसों एक लड़का मोगे से आया हुआ था. वी सिटिंग एंड डिस्कसिंग, कहता भाजी अगर कांग्रेस पार्टी चन्नी नू अपना सीएम डिक्लेयर कर देना, कहता एक तरफा जीत जाएगी. सो दिस इज अ कॉमन सेंटिमेंट. जट्टा का मुंडा है, एक पुलहरा मुंडा. This guy is a जट्टा चो है. He is not a Dalit or a scheduled caste. ऐसा लोग. Last time when he was the CM, he lost both his seats and it was a historic defeat for Congress. So how are people saying कि चन्नी के नाम पे जीत जाओगे? Oh, because he is popular. Because he is popular. यार उस वक्त तो आप प्रकाश सिंह बादल भी हारा, सुखबीर सिंह बादल भी हारा. उस वक्त तो कौन कौन नहीं हारा बताओ ना आप मेरे को. शिरोमणि अकाली दल की 3 सीटें आई यार. I mean that's their worst performance in 100 years. तो उस वक्त कौन कौन नहीं आ रहा. मतलब आप 117 में से 94 सीटें उनके पास आज. तो वो झाड़ू नहीं, वो तो वैक्यूम क्लीनर लग गया था ना एक बार. तो दे सक्ड एवरीथिंग अप. तो ये कहना कि भी इट्स द सेम सिचुएशन 5 years later, नो इट्स नॉट. और मैं ये बता रहा हूं कि एक कॉमन सेंटिमेंट है. इनफैक्ट फतेहगढ़ साहब का एक मुंडा मेरे को आंदा, वो मैं तो कहता कि भाजी वाकई गल सही है कि भी चन्नी ने अगर डिक्लेयर करने के मतलब कांग्रेस हैज गॉट अ वेरी स्ट्रांग चांस ऑफ विनिंग. बट ठीक, एट द सेम टाइम चन्नी की अपनी मजबूरियां हैं. एंड वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज आल्सो ऑन द ईडीज रडार. अब अगर आम ने बख्श दिया तो ये उठाएंगे, बिकॉज ही मेड अ हेल लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग दोज 6 months एज द चीफ मिनिस्टर. 111 दिन था ना ये मुख्यमंत्री. 6 महीने था, 111 days. He was chief minister for 111 days. But he made a lot of money. And I think कि अभी अगर कांग्रेस can unite, which is very unlikely, so they have a good fighting chance. They've got a very good fighting chance. But at the same time, BJP is the underdog right now. मैं पहले भी बोल चुका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ. But you know, banning this movie and getting blamed for it and not reacting to it, and then you know, Bittu coming out and making those statements, it's shooting yourself in the foot. वो कहते ना सदी ना भाई लड़ाई दी ताई कभी तेनू लोड की पई है भाई. Why you doing this? लोग बोल रहे हैं जो पार्टी प्रेसिडेंट चुना है वो भी बहुत स्ट्रेंज चॉइस है. Not somebody charismatic or energetic or somebody who will do a lot. नहीं यार, he's a smart fellow. I've interacted with him. He's a wise guy. He might look मतलब politically unfit. क्या आते ही जो है उनके बारे में एक इंप्रेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्रिएट कर दिया. That was probably because of his personal खींच also. Yeah, you never know. But he's not that bad after all. But there are other people who need a change in Punjab. I'll not tell this on your show because फिर वो बोले कि last question I would ask on this: do you think BJP Akali coming together is a possibility? And do you think what? BJP Akali coming together is a possibility. BJP Akali coming together is a possibility. They'll form the government. They will form the, if they come together. 100% they'll form the government. पर ये होता देख रहे हो आप? Doubt about it. नहीं, पर होता देख रहे हो आपके? नहीं, I don't see that happen. But politics is the art of possible, Ishkaran. You never know. You never know what happens tomorrow. Punjab is one of the few states remaining जहाँ पे true democracy is playing out, multi-party democracy is playing out, because जैसा रमनीक जी बता रहे हैं, too many things are uncertain and almost everybody has a chance to form government if the next 6 months go well for them, क्योंकि पहुंचना तो 30-32% ही है और कोई भी absolute wipe out नहीं हो रहा. तो उस context के अंदर as I say, only state I think left with multi-party democracy. But one very interesting point is कि अगर ये एक let's say hung assembly होती है, तो you can see very unnatural alliances coming together in Punjab.
आप हैरान हो जाओगे ऐसा हो सकता है क्या? Just wait and watch. Punjab is going to be very interesting. As usual, and we will keep requesting you to give time और पंजाब कवर करते रहें क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. Thank you so much, Ramneet ji, for your time and covering all these topics. Thank you. सत श्री अकाल, नमस्ते, जयंत जी. सत श्री अकाल जी.